Good morning, everyone. I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science. As you know, we have already done two video lecture of Chapter 8 शहीद भगत सिंह। आज जो है हमारा शहीद भगत सिंह पर सेकंड वीडियो लेक्चर शुरू होने वाला है। अभी तक जो आपने पढ़ा भगत सिंह के बारे में, हमने उनकी लाइफ हिस्ट्री का बैकग्राउंड जाना, उनकी शिक्षा, उनकी जो अर्ली लाइफ थी, उनका महात्मा गांधी के साथ जो योगदान रहा, उनकी युवावस्था में, इसके अलावा वो किस तरह से क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, कहाँ पर कैसे उन्होंने पहले गिरफ्तारी दी, कौन कौन से षड्यंत्रों में ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग वो शामिल रहे, कौन कौन से भारत की आज़ादी में उनके योगदान के लिए उन्होंने नई नई योजनाओं में पार्टिसिपेशन किया। तो अभी तक हम इतना कुछ कर चुके थे, लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसी जहाँ से हमने ख़त्म किया था, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो हमारा भारतीय नौजवान सभा पर फिनिश होता था। आज हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन की उन्होंने स्थापना की थी, वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। ये देखिए, लास्ट वीडियो का हमारा जो लास्ट स्लाइड था वो ये वाला था, और आज हम इससे जो आगे हैं वहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था जय गोपाल के साथ मिलकर, और मुख्यालय बनाया था लाहौर में। इम्पोर्टेंट है, MCQ भी पूछा जा सकता है। इसका मुख्य लक्ष्य जो था वो था समाजवाद की स्थापना करना। सबसे बड़ा जो इसका अधिवेशन है मेन, वो 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह तुगलक किले में किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ MCQ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं। इससे पहले जो हमने किया था, आप कंफ्यूज ना हो, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन इसमें सोशलिस्ट सब जुड़ गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई थी, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो भगत सिंह ने इंडिविजुअली सिर्फ अपने कहा जा सकता है कि भगत सिंह ने जो है उस पार्टी का गठन किया, तो वो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सोशलिस्ट से आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस अधिवेशन में जो है क्या किया गया, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी पहले वाली, क्योंकि आपको पता ही है इस बहुत सारे क्रांतिकारी जो हैं वो नहीं रहे थे हमारे बीच, या बहुत सारे क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए थे। एक नई जान फूंकने के लिए ज़रूरी था कि एक नया संगठन तैयार किया जाए। तो इसीलिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी उसका नाम बदलकर यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। सुखदेव जो है पंजाब से, शिव वर्मा जो है जो संयुक्त प्रांत है जिसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी हिस्सा आता है, फनिंदर घोष जो है बिहार से, ये सब यहाँ के जो है प्रभारी बनाए गए थे। और निर्धारित किया गया था कि कौन कौन से कार्य करेंगे। पहला कार्य जो काकोरी कांड में बंद है, जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल है, जोगेश चटर्जी हैं, उनको रिहा करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर साइमन आयोग के जो सदस्य हैं जिस ट्रेन से भारत की यात्रा कर रहे थे उसे बम से उड़ाना, ये भी उद्देश्य था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। फिर बम बनाने का जो ट्रेनिंग है उसे लेना, बंगाल के विशेषज्ञों की सेवाएं लेना इस मामले में, तो ये तीसरा उद्देश्य था इस एसोसिएशन का। चौथा उद्देश्य था कि एसोसिएशन के पास फंडों की कमी को जो दूर करने के लिए डाके मारने का निर्णय लिया गया था, कि जो राजनीतिक डाके जिसे कहेंगे, कि क्योंकि किसी भी फुल करने के लिए, किसी भी संगठन को आगे लेकर जाने के लिए जरूरी था कि फंडिंग होनी चाहिए, धन की कमी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो वो धन की कमी जो है ना हो, इसके लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया था कि वो जो है ट्रेन, जैसे काकोरी कांड का षड्यंत्र हुआ था, वैसा ही कुछ जो है षड्यंत्र करना चाह रहे थे। फिर इनकी पहले गिरफ्तारी की बात करें तो अभी तक तो जो है भगत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। भगत सिंह की जो गिरफ्तारी है वो दशहरा बम कांड के दौरान हुई थी। उनके खिलाफ वारंट निकले हुए थे और वो बहुत सारे जो हैं अंडरग्राउंड चल रहे थे। तो काकोरी कांड में गिरफ्तार हुए योगेश चटर्जी को जेल से छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने काफ़ी कोशिशें की थी, हालांकि वो सफल नहीं हुए थे। लेकिन पुलिस इस कांड में उनको मुख्य साजिशकर्ता मानती थी, तो इसलिए उनके खिलाफ आदेश निकले हुए थे। 25 अक्टूबर 1926 को दशहरे वाले दिन जो चंद्रन दीन नामक पुलिस के व्यक्ति ने जो कम्युनल रॉयट्स हैं या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के उद्देश्य से भीड़ पर जो है बम फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें जो है 50 के आसपास लोग जो है घायल हो गए थे। और पुलिस
को ये जो क्रांतिकारियों हैं इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, एक बहाना मिल गया था। काकोरी कांड के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की पकड़ से बाहर थे। भगत सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस अमृतसर और लाहौर में लगातार अपना दबदबा बनाए हुए थी। अमृतसर के प्रसिद्ध वकील जो है शार्दुली सिंह से मिलकर जब भगत सिंह वापस लाहौर लौट रहे थे तो उन्हें लाहौर में गिरफ्तार करके उन्हें अनेकों अमानवीय यातनाएं भी दी गई। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट के सामने जब भगत सिंह की पेशी हुई थी तो मजिस्ट्रेट भी उनका हौसला देकर दंग रह गए थे। हालांकि उनके ऊपर 60,000 रुपये की जमानत के लिए उन्हें रिहा किया गया था। ये राशि बहुत अधिक थी उस समय को देखते हुए। तो भगत सिंह के जो फादर हैं किशन सिंह, उन्होंने अपने एक वकील दोस्त से, धुनीचंद नाम था उनका, हालांकि धुनीचंद और दौलत राम दोनों ही भारतीय आज़ादी में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तो 30-30 हज़ार रुपये की राशि जमानत के तौर पर अदा करते हैं। तब जाके जो दशहरा बम केस था उससे भगत सिंह जो है रिहा हो पाते हैं। फिर अगर साइमन आयोग के विरोध की बात करें तो इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा किस्सा है। आपको पता है कि साइमन आयोग का विरोध क्यों किया जा रहा था। देखिए 1919 में जब भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था तो उसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में ये आयोग आया था। ये आया तो बम्बई में था, लेकिन ये जब लाहौर पहुंचा तो वहाँ पर इसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। 30 अक्टूबर 1928 का वो दिन था। लगभग 25,000 प्रदर्शनकारी उस समय काले झंडे लेकर साइमन आयोग का विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के दौरान क्या होता है कि पुलिस जो है लाठीचार्ज कर देती है और लाला लाजपत राय को इसमें लाठियाँ लग जाती हैं। इसी जो विरोध प्रदर्शन में इसमें भगत सिंह भी होते हैं, उनके साथी भी होते हैं, उनको काफ़ी चोटें आती हैं। लाठीचार्ज जो है J.A. स्कॉट जो है उन्होंने आदेश दिए थे और उस समय जो सुप्रीडेंट थी पुलिस में सैंड्रस, उन्होंने लाठियाँ चलवाई थी। तो इस J.A. स्कॉट और सैंड्रस का बहुत बड़ा हाथ था इस लाहौर प्रदर्शन में लाठी चार्ज करवाने का। तो इस प्रदर्शन में लाला जी को लाठी लगती है, वो घायल हो जाते हैं और उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो जाती है। और इस दौरान वो मरने से पहले अपना एक बहुत मशहूर कोट देकर जाते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। तो ये भी MCQ में 3 साल पहले पूछा गया था, तो आप इसको याद रखें कि ये शब्द किसने कहे। तो 17 नवंबर को तकरीबन 15-20 दिन के बाद जो है लाला जी के जो लाठियों के प्रहार की पीड़ा थी वो सहन नहीं कर पाए, उनका देहांत हो जाता है। और यहाँ पर भगत सिंह कसम खाते हैं कि वो लाला लाजपत राय की मौत का जो है बदला लेकर रहेंगे। और वो इसके लिए जयगोपाल को नियुक्त करते हैं, जो सैंड्रस और स्कॉट है उनकी गतिविधियों को देखने के लिए। अब योजना बनाई जाती है, स्कॉट को रोज़ दफ्तर आते जाते देखते हैं और ये डिसाइड होता है कि स्कॉट जब दफ्तर आएंगे तो उनको गोली से मारा जाएगा। भगत सिंह और राजगुरु उन पर गोली चलाएंगे। जयगोपाल ने सैंड्रस को स्कॉट समझ लिया और भगत सिंह को इशारा कर दिया। ऐसे में जो सैंड्रस है उनके ऊपर गोली चल गई, लेकिन सैंड्रस भी उस समय लाठी चलाने वालों में थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गलत व्यक्ति पर लाठी चला दी। ये भी एक तरह से सफल रहा भगत सिंह के अनुसार लाला लाजपत राय की बदला लेने का जो तरीका था वो। तो यहाँ पर शहीद भगत सिंह के ऊपर काफ़ी दबिश होने लगती है। बहुत सारे जो ब्रिटिश प्रशासन जो है बहुत भगत सिंह को ढूंढने के लिए जो भूमिगत हो चुके हैं भगत सिंह, पूरी अपनी पुलिस लगा देती है। वास्तव में एक तरह से बहुत बड़ी कार्यवाही थी ब्रिटिश पुलिस के आगे। तो वो काफ़ी डर जाते हैं कि क्रांतिकारी अगर इसी तरह से प्रहार करते रहे तो एक ना एक दिन जो है जनता भी उनके साथ हो जाएगी, पूरे देश में क्रांति हो जाएगी और उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को दबोचना बहुत ज़रूरी हो गया था ब्रिटिश सरकार के लिए। और इसलिए उन्होंने पूरा माहौल बना दिया कि इस तरह से जगह जगह पुलिस को खड़ा कर दिया। तो ऐसे में भगत सिंह के लिए अंडरग्राउंड होना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए उन्हें जो है लाहौर छोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो दुर्गा भाभी जो भगवती चरण वोहरा है उनकी पत्नी जो दुर्गा भाभी थी उन्होंने साथ दिया। भगत सिंह ने गेटअप किया, हैट लगाया, जो एक आपने अभी फर्स्ट वीडियो की शुरुआत में जो भगत सिंह का फ़ोटो देखा वो उनका ओरिजिनल फ़ोटो है। तो वो उन्होंने हैट लगाया और जो है एक जेंटलमैन की ड्रेस पहनी और दुर्गा भाभी को अपनी वाइफ और उनका जो एक छोटा सा बच्चा था उनको अपना बेटा शो करते हुए वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन में चंद्रशेखर आज़ाद भी भेष बदल कर चढ़े होते, एक पंडित का वेश बदल रखा होता है उन्होंने। तो वो निकल जाते हैं वहाँ से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए और वो
कोलकाता पहुंच जाते हैं। तो ये एक दुर्गा भाभी का जो इंसिडेंट है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको मैं सेकंड वीडियो लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। दुर्गा भाभी के जो हस्बैंड है भगवती चंद वोरा, इनके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। आपको ध्यान हो तो वो जो है जब भगत सिंह अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब वो उनकी मित्र मंडली में शामिल होते हैं। उनका जो मेन काम होता है वो है बम बनाने का। वो बम बनाने का प्रशिक्षण कर रहे होते हैं। तो देखिए जब वो बम बनाते थे और उसको जब वो एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं कि बम कितना ज़्यादा जो है ख़तरनाक हो सकता है, तो उसके लिए जंगल में जाके उन्हें प्रशिक्षण करना होता था, उसको एक्सप्लोर करना होता था। तो ऐसे ही यशपाल के साथ वो गए हुए थे भगवती चंद वोरा, और जो वो बम को एक्सप्लोर करने ही वाले थे तो वो बम उनके हाथ में फट जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। और देखिए यशपाल की विडंबना ये, बम की आवाज़ बहुत तेज़ होती है, उन्हें पता है कि पुलिस जल्द से जल्द आ सकती है, तो ऐसे में वो क्या करें, उन्होंने वो घर पे उस डेड बॉडी को लेके नहीं जा सकते हैं। तो वो वहाँ पर एक नदी बह रही होती है, तो उस नदी में जो है भगवती चंद वोरा की लाश को बहा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितने ऐसे शहीद हैं हमारे यहाँ पर जिनका नाम उतना नहीं पॉपुलर, जितना उन्होंने अपनी शहीदी देकर जितना भारतीय आज़ादी में योगदान किया। अब बात करते हैं बम बनाने के प्रशिक्षण को लेकर। भगत सिंह जब कलकत्ता पहुंचते हैं, अभी ये जो इंसिडेंट में मैंने बताया कि लाहौर से वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं दुर्गा भाभी के साथ, तो वहाँ पहुंचने पर फणींद्र घोष ने जो है बम बनाने के लिए विशेषज्ञ जो जतेंद्र नाथ दास हैं वो उनसे मिलवाते हैं। यही जतेंद्र नाथ दास आगे इनका नाम फिर से आने वाला है, क्योंकि बहुत लंबी भूख हड़ताल की थी इन्होंने, तो उसके बारे में हम इन पर डिस्कस करेंगे। तो ये जतेंद्र नाथ दास से मिलते हैं, उनसे बम बनाने की विधि जानते हैं और कहते हैं कि तैयारी आरंभ की जाए। इस दिशा में जो भी ज़रूरी सामग्री होती है उसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। बम बनाने के लिए आगरा को सबसे बढ़िया जगह माना जाता है, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, फणींद्र नाथ घोष, सुखदेव राजगुरु, B.K. सिन्हा, शिव वर्मा, ललित कुमार मुखर्जी, ये सब के सब जो है आगरा पहुँच जाते हैं और बम के लिए जो है खोल बनाना शुरू कर देते हैं, विस्फोटक तैयार करना शुरू कर देते हैं, खोल को भरने लगते हैं, उसमें गन कार्टन रखने लगते हैं, बम के विस्फोट का प्रशिक्षण भी ये करते हैं। तो सभी क्रांतिकारी धीरे धीरे वापस जो है लाहौर और कलकत्ता पहुंच गए थे, और एसोसिएशन ने जो साइमन आयोग के स्थान पर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का फिर निर्णय ले लिया कि अब साइमन आयोग की जो ट्रेन है उसको नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि जो केंद्रीय असेंबली में है वहाँ पर बम फेंका जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लाइफ टर्निंग इम्पॉर्टेंट जो है इंसिडेंट आता है भगत सिंह की लाइफ में, वो क्या है? देखिए भगत सिंह जो है डिसाइड करते हैं कि वो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि भगत सिंह ना फेंके बम, क्योंकि ये जो गुप्त आंदोलन चल रहा है उसमें भगत सिंह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बम फेंकेंगे और उनके ऊपर कार्यवाही होगी तो वापसी नहीं हो सकती है उनकी इस गुप्त आंदोलन में, शायद उनको अपनी जान भी देनी पड़े। लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और जो है असेंबली में बम फेंके। उन्हें ये लगता था कि ये सही समय है, जनता को जगाया जाए, जनता को ये बताया जाए कि ये जो गुप्त आंदोलन चल रहा है देश की आज़ादी के लिए है, लोग शहीद हो सकते हैं, लोग इतने बड़े कदम उठा सकते हैं कि वो बम फेंक सकते हैं असेंबली में, तो आम जनता जो है जागरूक होकर देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग ले सकती है और क्रांति कर सकती है। तो भगत सिंह के ये डिसाइड करते हैं कि वो बम फेंकने जरूर जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, और भगत सिंह के साथ जाने के लिए जयदेव कपूर और राजगुरु के नाम पर सहमति होती है। बाद में राजगुरु ही उनके साथ जाते हैं, राजगुरु भी उनके साथ जाते हैं। केंद्रीय असेंबली में जो है दो बिलों पर बहस चल रही होती है, एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पहले बिल का उद्देश्य क्या था कि युवाओं के आंदोलन को कुचल दिया जाए पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे, और दूसरे का उद्देश्य था जो मजदूर हैं अपनी मांगों के लिए जो हड़ताल करते हैं उनके अधिकारों से, जो हड़ताल करने का अधिकार है उससे वंचित कर दिया जाए। तो ये दोनों ही बिल भारतीय जनता के खिलाफ थे। तो ये मौका जो है भगत सिंह नहीं जाने देना चाहते थे, वो असेंबली में बम फेंकने के लिए जाते हैं, योजना बनाते हैं। उनकी योजना थी कि जिस दिन बिल सदन में पेश किया जाएगा उस दिन वो बम फेंकेंगे। क्रांतिकारियों की केंद्रीय सभा में काफ़ी जो है जहदोजहद के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के नाम पर सहमति होती है कि बम वो फेंकेंगे। 1929 को
8 अप्रैल 1929 को दिन डिसाइड होता है और भगत सिंह बॉम्ब में अखबार लपेट लेते हैं और सरकारी बेंचों की तरफ जहाँ पर खाली थे, लोग नहीं थे, वहाँ पर बॉम्ब फेंकते हैं। बहुत ज़ोर से धमाका होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और सोचने की कि वो खाली बेंचों की तरफ बॉम्ब फेंकते हैं। उनका ये नहीं था कि वो चाहते तो ब्रिटिश सेना के बहुत बड़े अफसर वहाँ बैठे होते हैं, उनकी तरफ बॉम्ब फेंक सकते थे। लेकिन वो बॉम्ब इसलिए नहीं फेंकना चाह रहे थे कि ताकि एक तो जनहानि ना हो, और जो उनका उद्देश्य था कि बहरी ब्रिटिश सरकार को जगाया जाए, तो वो उस उद्देश्य के लिए बम फेंक रहे, ना कि जनहानि के लिए वो फेंक रहे। और वो फेंकने के बाद जो है वहीं खड़े रहते हैं, वो भागते नहीं और अपनी गिरफ्तारी देते हैं। इस जो असेंबली है, इसमें मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और जिन्ना जैसे भी लोग बैठे होते हैं। तो बटुकेश्वर दत्त ने कुछ पर्चे हाउस में फेंके हैं जिसमें हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना लिखा है, और ये इनकलाब जिंदाबाद बोलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो है इनके ऊपर जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखिए वहाँ पर तुरंत से क्या होता है कि ब्रिटिश सेना जो है समाचार पत्रों में ये बात आ ना जाए, कम से कम इसे फैलने देना चाहते हैं, तो बिजली काट देते हैं, टेलीफोन की तारें काट देते हैं। लेकिन उस टाइम जो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है, बटुकेश्वर जो एक पर्चा फेंकते हैं, वो पर्चा हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्टर के हाथ लग जाता है, और जो इवनिंग सेशन का जो संस्करण होता है उसमें वो उसको छाप देते हैं। पुलिस दोनों बयान दर्ज करना चाहती थी, परंतु अदालत में बयान देने पर वो अड़े रहते हैं। इससे पता लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पब्लिकली करना चाहते थे। अब जो है भगत सिंह पर मुकदमा आरंभ होता है 7 मई 1929 से। मुकदमा जेल में ही होता है। दोनों बेखौफ होकर बयान देते हैं कि उनका हमला किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने का नहीं था, वो एक संस्था पर हमला था। संस्था के विषय जो ब्रिटिश सरकार है, एक संस्था के तौर पर वो उसे घोषित कर रहे थे कि ये संस्था जो है ये ब्रिटिश शासन संस्था, इस पर उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और वो अपना एक पूरा बड़ा जो है बयान भी देते हैं। इस दौरान उन्हें दिल्ली जेल में ही रखा जाता है। 12 जून 1929 को उनके मुकदमे का निर्णय सुनाया जाता है। जज बड़े ही पक्षपाती होते हैं। जज ने दोनों को गैर कानूनी तरीके से और ईर्ष्या से ज़िंदगी के लिए खतरा पैदा करने वाले बम विस्फोट करने के दोषी पाने के नाम पर उन्हें अपराधी घोषित करते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1888 की धारा 3 के अंतर्गत उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है। जज ने जानबूझकर किया गया बहुत जटिल हरकत इसे वो मानते हैं ये, और कहते हैं कि ये हरकत न्यायोचित नहीं है, तो वो एक अपराधी है। तो इस तरह से भगत सिंह पर एक अन्य मुकदमा जो है सैंडर्स के कत्ल का, वो भी चलता है। और इसी दौरान जो है उन्हें दिल्ली जेल से पंजाब ट्रांसफ़र करके भगत सिंह को मियाँ वाली जेल में डाल दिया जाता है, और बटुकेश्वर दत्त को जो है लाहौर जेल में भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उनके MCQ में पूछा गया कि उन्हें कौन सी जेल में डाला जाता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। अब जेल की स्थितियों पर और भूख हड़ताल पर एक बहुत बड़ा जो इंसिडेंट होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होता ये कि जो 14 जून 1929 को भगत सिंह मियाँ वाली जेल पहुँच गए। उन्हें कैदी नंबर 1119 दिया गया, परंतु भगत सिंह के साथ अन्य आपराधिक मामलों में वांछित अपराधियों की तरह ही व्यवहार किया जा रहा था, जो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उनका ये मानना था कि वो कोई चोर उचक्का टाइप अपराधी नहीं है, वो एक राजनीतिक अपराधी है, तो उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और समान दर्जा दिया जाए। इसके लिए उन्होंने जेल अधीक्षक को एक पत्र लिखा और कहा कि उन्हें जरूरी सामान जरूर उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन जेल अधीक्षक ने उनकी मांग अस्वीकार कर दी। यही सेम चीज़ बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर जेल में की। जब मांगे अस्वीकार हो गई तो उन्होंने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। इनके साथ जो अन्य भी जैसे कि सोहन सिंह भकना गदर पार्टी के थे, वो भी जेल में बंद थे। इन सब ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। जेल में जो जतेंद्र दास, मैंने बताया था कि ये जतेंद्र दास जो हैं बॉम्ब बनाने के विशेषज्ञ थे, आपको ध्यान हो तो वो भी भूख हड़ताल पे थे, और 11वें दिन इनकी हालत बिगड़ गई। और क्या हुआ, ये हालत क्या होता था, इन्हें जितने भी भूख हड़ताल करते थे राजनीतिक क्रांतिकारी जेल के दौरान, तो इन्हें ज़बरदस्ती जो है कुछ खिलाया पिलाया जाता था। और खा नहीं सकते थे, मुंह बंद रखते थे, फिर इन्हें पकड़कर इनकी नाक में पाइप डाला जाता था। तो ये जो है पाइप फिर वो मुंह से होते हुए इनके पेट में जाता था, ताकि वो कुछ लिक्विड फॉर्म में जरूर ले, मरे ना, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा क्रिटिकल हालात हो गए थे कि इन क्रांतिकारियों में से कोई भी शहीद हो गया या जेल में कोई भी ब्रिटिश सरकार से मारा गया तो पूरी जनता जो है विरोध के लिए उमड़ आएगी, क्योंकि इतनी भावुक हो चुकी थी उस समय जनता।
तो और भगत सिंह और उनके साथी क्या करते थे, जैसे ही नाक से वो पाइप जाती थी वो उसे झटके से मुंह से बाहर निकाल के अपने दांतों में बंद कर लेते थे ताकि अंदर एक बूंद तक भी लिक्विड की ना जाए। तो देखिए कितना जज्बा होता था उनके अंदर। तो 11वें दिन जतिंदर दास की हालत बहुत बिगड़ जाती है और जो पाइप के द्वारा नाक में दूध पिलाया जाता है वो दूध पेट में जाने के बजाय फेफड़ों में चला जाता है, जिससे वो तड़पने लगते हैं। उनको जो है सांस लेने में दिक्कत होती है और 1929 को 13 सितंबर 1929 को उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे देश में देशवासियों को बड़ा धक्का लगता है और बहुत ही भावुक मोमेंट होता है वो। जतिंदर दास उस कहा जाता है कि उस समय जब जतिंदर दास का जनाजा जा रहा था, जब उनकी अर्थी उठी तो बहुत लंबा और बड़ा जनाजा था, उस समय किसी का नहीं देखने को मिला था और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो काफ़ी डर गई थी ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी सारी जो है मांगें मान भी ली थी, कुछ किताबें पढ़ने के लिए प्रोवाइड की करवाई भगत सिंह को और कुछ और अन्य सुविधाएँ भी दी। भूख हड़ताल के विषय में केस की सुनवाई के स्पेशल ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि भूख हड़ताल के पीछे कैदियों का मुख्य उद्देश्य मुकदमे को लटकाना है, जो कि सही नहीं था। तो इस बारे में भी भगत सिंह जो है 4 सितंबर 1930 को भगत सिंह अपनी भूख हड़ताल को समाप्त कर देते हैं। उनकी भूख हड़ताल समाप्त होने से पूर्व ही सरकार ने अन्य कई कैदियों को भी अनेकों सुविधाएं और राजनीतिक कैदियों के समान जो दर्जा देने का निर्णय ले लिया था। फिर आते हैं पंजाब छात्र संघ को संदेश देना। 1920 अक्टूबर 1929 को सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक छात्र सम्मेलन पंजाब छात्र संघ द्वारा आयोजित किया जाता है और इस सम्मेलन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो अपने जेल से ही एक संदेश भेजते हैं नौजवानों के लिए और वो कहते हैं कि देखो, हम नौजवानों को बम व पिस्तौल उठाने का परामर्श नहीं देंगे। विद्यार्थियों को करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों मजदूरों के पास, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले नौजवानों के पास इनकलाब का संदेश पहुंचाया जाए। कोने कोने देश के कोने कोने में इनकलाब का संदेश पहुंचाया जाए। यह इनकलाब ही आज़ादी लाएगा। उर्दू में क्रांति को ही इनकलाब कहा जाता है। तो फिर अगला पॉइंट जो है मुकदमे का निर्णय। अब ये मुकदमे का निर्णय क्या आता है, देखिए लाहौर षड्यंत्र की केस की सुनवाई 9 महीने तक चलती है। इस दौरान 607 गवाहों में से 230 के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं। सरकार ने मुकदमे की सुनवाई गवर्नर जनरल के विशेष अधिकार प्राप्त स्पेशल ट्रिब्यूनल को सौंप दी, जिसने 1 मई 1930 के अध्यादेश से काम करना आरंभ किया। इसका कार्यकाल 6 महीने तक चलता है। इस अध्यादेश के जारी होने के बाद पंजाब उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को मनोनीत किया जाता है। इस ट्रिब्यूनल के ने सदन की जोरदार प्रतिक्रिया होती है इस ट्रिब्यूनल की सदन में। इसके बावजूद इसने अपनी कार्यवाही आरंभ रखी। 10 जुलाई को ट्रिब्यूनल ने सुखदेव सहित 14 अन्य के विरुद्ध अवैध शस्त्र रखने, कत्ल करने, कत्ल की साजिश रचने, डकैती डालने, बंदियों को छुड़वाने, शासन के विरुद्ध युद्ध करने के आरोप लगाए जाते हैं। इस दौरान भगत सिंह के जो पिता है ट्रिब्यूनल के सामने भगत सिंह के सैंडर्स के कत्ल में शामिल न होने के कुछ सबूत भी पेश करते हैं, लेकिन भगत सिंह इसका विरोध करते हैं और वो साफ मना कर देते हैं कि हाँ वो सैंडर्स वो उनके पिता जो है सबूत जो साक्ष्य पेश कर रहे हैं वो सही नहीं है और उन्होंने सैंडर्स का कत्ल किया है। 7 अक्टूबर 1930 को लाहौर षड्यंत्र केस का निर्णय आता है, जिसके अंतर्गत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है। किशोरी लाल, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा को उम्र कैद दी जाती है। काले पानी की सज़ा। यहाँ शिव वर्मा की एक मैं बुक बताना चाहूँगी, अगर आपको कभी टाइम मिले, एक छोटी सी बुक है संस्मृतियाँ। शिव वर्मा काफ़ी नज़दीक रहे हैं राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान। तो आप कभी पढ़ना संस्मृतियाँ, 100 से 150 पेज की ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको पता चलेगा कि भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, उनके साथियों को फांसी दी जा रही थी, तो उनका वेट हुआ था, उनका वजन तोला गया था, तो उनका वजन खुशी से बढ़ गया था। तो ये कहा जाता है कि देखिए कितना उनमें जुनून और जज्बा था उस समय। तो काले पानी की सज़ा मिलती है बाकियों को, कुछ को उम्र कैद मिलती है, कुछ को 7 वर्ष, कुछ को 5 वर्ष की कैद मिलती है। हालांकि पूरे भारत में ज़ोरदार प्रतिक्रिया देखने को मिलती है उस समय। फिर जो है प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती है। लाहौर साजिश केस की पैरवी कर रहे डिफेंस कमेटी के सदस्यों लाला दुनीचंद, डॉक्टर गोपी चंद। लाला दुनीचंद वही हैं जिन्होंने 30,000 रुपये दिए थे जमानत के लिए भगत सिंह की। तो डॉक्टर गोपी चंद, भार्गव आदि ये प्रयत्न करते हैं कि किसी तरह मृत्युदंड को जो है उम्र कैद में बदलवा दिया जाए और इसलिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध वो प्रिवी काउंसिल में अपील भी करते हैं।
प्रीवी काउंसिल में की गई अपील पर विचार करने के लिए 5 लॉर्ड्स की समिति गठित करी जाती है। 12 फरवरी 1931 को सुनाए गए निर्णय के अनुसार अपील को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे। पंजाब राज्य में जगह जगह पर भगत सिंह अपील कमेटी का गठन किया गया और लाखों लोगों के हस्ताक्षर युक्त रहम करने की अपील भी की गई। तो पूरा देश उस समय खड़ा हो गया था भगत सिंह को फांसी की सज़ा से मुक्त करवाने के लिए। अब आते हैं गांधी इरविन समझौते पर। क्यों गांधी जी को माना जाता है, कई बार आज का जो युवा है वो गांधी जी को बहुत ही गलत नज़रिए से, मैंने देखा है अपनी क्लास में भी, तो बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। और उनका अगर पूछा जाए तो उन्हें ये उनका एक शब्द होता है कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही वो रुक सकती थी, तो इस वजह से वो नाराज़ हैं गांधी से। तो देखिए, गांधी का अपना योगदान है, उनके तरीके अपने होते थे और वो काफ़ी लंबे समय से जो है आज़ादी की लड़ाई में रहे। भगत सिंह ने अपने बहुत कम समय में ही बहुत प्रसिद्धि पा ली थी, बहुत कुछ करके दिखा दिया था, लेकिन गांधी जी के योगदान को नहीं भूला जा सकता। और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि गांधी जी भगत सिंह के फांसी की सज़ा नहीं रुकवाना चाहते थे। उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं गांधी जी भगत सिंह की प्रसिद्धि से जलते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था और सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी मिलने गए इरविन से, तो उस दौरान, बैठक के दौरान बहुत सारी डिमांड थी जिन्हें गांधी जी लेकर गए थे, जिसमें था कि जो ये नमक कानून है या फिर जो कर बढ़ाया गया है, बहुत जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए, नौकरियां छोड़ दी, उनको ये सभी लोगों को वापस नौकरी पर लेना। इनमें एक शर्त ये भी शामिल थी कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा जो है माफ़ कर देना। लेकिन इरविन इस बात पर अड़ गए कि वो आपकी सारी, गांधी जी की सारी शर्तें वो मान लेंगे, बस ये जो शर्त है भगत सिंह और उनके साथियों को सजा से मुक्त करवाना, वो ये नहीं मानने वाले हैं। तो गांधी जी जैसे ही गोलमेज सम्मेलन से आते हैं और वो ये बात कहते भी हैं, जब उनका बहुत अधिक विरोध प्रदर्शन हो रहा होता है, वो कहते भी हैं कि मैंने अपने देशवासी, जो इतने सारे देशवासी हैं, इनके लिए मैंने जो है न्यौछावर कर दिया है भगत सिंह और उनके साथियों को, क्योंकि बहुत सारी मांगें मुझे ब्रिटिश सरकार जो है मानने के लिए इजीली तैयार हो गई, तो मुझे वो उस पर भी इसीलिए जो है उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो ये भी एक माना जाता है। आपकी बुक में भी कई बार मिस इंटरप्रिटेशन होती है, तो मेरा यही मानना है कि गांधी को भी पढ़ो और भगत सिंह को भी पढ़ो और इस समझौते को भी पढ़ो, गांधी इरविन समझौते को, तो यू कैन हैंडल द थिंग्स राइटली। फिर एक बहुत ही भावुक चीज़ है परिवार से जो अंतिम भेंट होती है, वो 3 मार्च 1931 को भगत सिंह का परिवार, जिसमें उनके माता पिता, दादाजी, चाची और भाई थे, जेल में मिली। उनके दादाजी ने छोटे बच्चों के समान भगत सिंह के सिर पर हाथ फेरा। सभी की आंखों में आंसू थे, पर भगत सिंह सबसे हंस कर मिल रहे थे, सबको धीरज दे रहे थे। और अपनी माता से वो स्पेशली कहते कि लाश लेने आप मत आना, भाई को भेज देना। आप अगर रो पड़ी मेरी लाश देखकर तो सब कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो पड़ी है। तो उस मोमेंट में भी वो हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भाई को भी वो पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि परिवार का उनके बाद ध्यान रखें। भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को एक पत्र लिखकर गवर्नर जनरल से अपील की कि वह उन्हें फांसी देने के स्थान पर गोली मारने का आदेश दें, लेकिन ये मानी नहीं गई थी अपील। तो देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो है 24 मार्च 1931 को फांसी देना निश्चित होता है। सरकार पूरी तैयारी भी कर लेती है और सुबह के टाइम फांसी देने का निर्णय भी लेती है, लेकिन लाहौर जेल के बाहर जो है लोग आना शुरू हो जाते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ब्रिटिश सेना को डर था कहीं लोग भड़क ना उठे, तो इसीलिए 24 मार्च की बजाय 23 मार्च को ही चुपके से शाम के समय फांसी दे दी जाती है। इनको अपनी बैरकों से निकाला जाता है 23 तारीख को ही शाम को। भगत सिंह के जो वकील हैं प्राण नेता नाथ मेहता, उनसे अंतिम इच्छा पूछते हैं, तो वो एक बुक के लिए कहते हैं कि मुझे रिवोल्यूशनरी लेवल नामक पुस्तक दीजिए। वो ये किताब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये किताब वो पूरी पढ़ भी नहीं पाते। इससे पहले ही भगत सिंह सिपाही आ जाते हैं और भगत सिंह और उनके साथियों को ले जाते हैं और तीनों को जो है फांसी दे दी जाती है। और ये महान जो लोग हैं ये जो है शहीद हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, तो इनका जो मृत शरीर है
उसे वो जो है जेल की दीवार की पिछली जेल जो है उसकी पिछली दीवार को तोड़कर वो वहाँ से निकालते हैं, क्योंकि जेल के आगे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं। और एक फिरोजपुर गांव, फिरोजपुर के एक गांधा सिंह गांव है, वहाँ पर वो चुपके से अंतिम संस्कार करने की कोशिश करते हैं तीनों की, लेकिन जलती हुई चिताओं को देखकर लोग आ जाते हैं और वो भाप लेते हैं कि ये भगत सिंह और उनके साथियों की चिताएँ हैं। तो पुलिस डरकर भाग जाती है और जो अधजली लाशें हैं उनके छोड़कर भाग जाती है, और जो अंतिम अवशेष है वो लाहौर लेकर आती हैं, उनकी बहन लेकर आती है वो अंतिम अवशेष, और वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है। और ये दुखद समाचार जो पूरे देश में दौड़ जाता है और एक अजीब तरह का माहौल बन जाता है, देश में क्रांति की लहर आ जाती है। ऐसे देखिए, ऐसे सच्चे शहीदों को समस्त भारत प्रणाम करता है और करता ही रहेगा। आप देखिए, वो 23 साल का युवा जो है एक ऐसा काम करके गया, अपनी शहीदी को इतना बुलंद करके गया वो, कि आज तकरीबन 80 से 90 साल बाद भी पूरे 90 साल बाद भी जो है आज उस शहीद को याद किया जाता है और उतने ही जज्बे से याद किया जाता है। और आज की युवाओं की, जो उनसे कई पीढ़ी छोटा है, छोटे युवा हैं, नौजवान हैं, आज भी वो अपना जो है उन्हें एक आदर्श के तौर पर मानते हैं। तो ये एक सच्चा प्रणाम है भारत का, और हमेशा ही ये नमस्कार उनको होता रहेगा। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए और जेल के बाहर भी काफ़ी सारे समाचार पत्रों में पत्र लिखे थे, रचनाएं भी लिखी थी। जेल में एक डायरी भी उन्होंने लिखी, जैसे आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, द टोल डेथ, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, रेज ऑफ पंजाब इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। ये सब उन्होंने दस्तावेज़ छोटे छोटे लिखे, ये हस्तलिखित दस्तावेज़ थे। 1938 में ये जेल से बाहर जो है कुमारी लज्जावती के माध्यम से विजय कुमार सिन्हा के पास पहुँचे थे, लेकिन उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और पुलिस की बहुत ज़्यादा दबिश को देखते हुए जो हस्तलिखित मैटर है ये उनके एक मित्र ने जो है जला दिया, खुर्द-बुर्द कर दिया, ताकि ये साहित्य, जो क्रांतिकारी साहित्य पुलिस वालों के हाथ में लग जाए, तो वो साहित्य नष्ट हो गया। तो ये मूल जो साहित्य है भगत सिंह का आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आइडियाज़ उनके मित्रों द्वारा लिखे गए हैं, तो उसी से हमें पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, क्या करते थे। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आप ये बुक से भी अच्छे से करेंगे। थैंक्स फॉर